दोस्तों, साइड में आपने एक ट्रुथ सोशल का मैसेज देख रहे होंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प का, जिसमें वो कहते हैं कि 300 बिलियन की एक रिफाइनरी वो लगाने जा रहे हैं टेक्सास में, और ये 50 साल में यूएस की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर 13.6 मिलियन बैरल रोज तेल निकालने वाला अमेरिका आखिर क्यों अपने ही तेल को रिफाइन नहीं कर पा रहा है, और उसको आज याद आया एक रिफाइनरी का। और उससे भी बड़ा सवाल एक है दोस्तों कि क्यों भारत की रिलायंस ने अचानक 20 साल के लिए 1.2 बिलियन बैरल्स का अमेरिकी तेल लॉक कर लिया है। क्या सिर्फ ये बिजनेस डील है, या ग्लोबल ऑयल ट्रेड का ये पूरा जो एक नक्शा है वो ही दोस्तों बदलने वाला है? और इसीलिए मैं कहता हूं ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लास्ट तक देखिएगा, तब आपके जो भी मैं बताऊंगा उसकी परतें खुलेंगी एक एक करके कि ये हो क्या रहा है। मैं हूं संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। इस वीडियो में मैं आपको तीन चीजें समझाऊंगा। पहला, कि अमेरिका का सबसे बड़ा ऑयल पैराडॉक्स है क्या, अमेरिका की प्रॉब्लम है क्या। दूसरा, 50 साल से अमेरिका में कोई भी रिफाइनरी बनी ही क्यों नहीं, उसके क्या रीजन है। और तीसरा, जो रिलायंस ने 20 साल का डील किया है, तो क्या उससे जो भारत की एनर्जी की प्रॉब्लम है वो क्या सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, एक एक करके एक एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बैकग्राउंड में एक शॉकिंग फैक्ट समझिए आप। आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, मानते हैं आप ये बात। इसकी प्रोडक्शन कितनी है? 13.6 मिलियन बैरल्स पर डे। सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा, रशिया से भी ज्यादा, इतिहास में सबसे ज्यादा। लेकिन कहानी यहां पे अजीब हो जाती है कि 2014 से 2024 के बीच में अमेरिका ने लगभग 10 बिलियन बैरल खुद का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर दिया, और उसी दौरान 1.8 ट्रिलियन डॉलर उसको खर्च करने पड़े फॉरेन ऑयल को इंपोर्ट करने में। कमाल की बात है। मतलब दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है वो दुनिया का सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में भी एक बन गया। यहां ये कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, इसमें असली जवाब इसमें छुपा हुआ है दोस्तों। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये एक टेक्निकल डिटेल है जिसे आप आमतौर पे आपको मीडिया में ये चीज सुनाई नहीं देगी। इसे कहते हैं शेल मिसमैच। शेल ऑयल बेसिकली कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा लाइट होता है, अल्ट्रा लाइट ऑयल जो होता है, उसको कहते हैं शेल ऑयल। अब यहां पे अमेरिका की प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका का जो शेल ऑयल निकलता है वो बहुत ज्यादा लाइट क्रूड होता है, जिसकी आप एपीआई ग्रेविटी अगर देखते हैं तो इट इज 47 की होती है। जबकि अमेरिका का जो 70% रिफाइनरीज हैं वो डिजाइन किए गए थे हैवी क्रूड के लिए, जिनकी एपीआई ग्रेविटी जो है वो 30 डिग्री थी या उससे भी नीचे। अब ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए क्योंकि पहले अमेरिका ने डिसाइड किया था कि वो अपने यहां का तेल नहीं निकालेंगे। पूरी दुनिया का जब तेल खत्म हो जाएगा ना, तब वो अमेरिकन तेल निकालेंगे। उनको पता था कि उनके पास लो क्रूड ऑयल है, लाइट क्रूड ऑयल है, लेकिन उसके लिए रिफाइनरी बनाई। उन्होंने रिफाइनरी बनाई हैवी क्रूड के लिए, क्योंकि उस वक्त अमेरिका जो तेल लेता था वो लेता था वेनेजुला से, मैक्सिको से और मिडिल ईस्ट से। और इन सभी देशों का जो ऑयल होता है वो होता है हैवी क्रूड। अब प्रॉब्लम कहां गई? आज अमेरिका के शेल रेवोल्यूशन के कारण, मतलब अब अमेरिका कहता है कि हम नहीं निकालेंगे अपना ऑयल। इसको कहते हैं शेल रेवोल्यूशन। जो पहले कहता था कि हम नहीं निकालेंगे, आज वो कह रहा है ड्रिल बेबी ड्रिल। ट्रम्प के सेंटेंस सुना है ना आपने? तो अब उसके कारण क्या हो रहा है कि ये 5 मिलियन बैरल पर डे लाइट क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है अमेरिका। लेकिन जो अमेरिका की जितनी भी रिफाइनरीज हैं वो इसको प्रोसेस ही नहीं कर सकती। अब इसका देखिए दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन क्या है कि रिफाइनरीज जो हैं, जो अवेलेबल रिफाइनरीज हैं, वो अपग्रेड कर दो। लेकिन एक एक रिफाइनरी को अपग्रेड करने के लिए 100 मिलियन डॉलर से 1 बिलियन डॉलर तक लगता है, और 7 से 8 साल लगते हैं एक रिफाइनरी को डेवलप करने में, अपग्रेड करने में।
और एक बार रिफाइनरी को अपग्रेड कर देते हैं तो जो हैवी क्रूड की उनकी परसेंटेज होती है वो कम हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप सेम इक्विपमेंट में हैवी ऑयल भी आप निकाल के उसको रिफाइन कर दें और लो क्रूड को भी कर दें। मेरी बात समझ रहे हैं ना? और इसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन भाई साहब ये है कि जो ये आप लो ग्रेड ऑयल निकाल रहे हो, लो ग्रेड, सॉरी इज नॉट लो ग्रेड, लाइट ग्रेड ऑयल जो निकाल रहे हो उसको एक्सपोर्ट कर दो, और जो हैवी ग्रेड हैवी क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट कर दो। यही वजह है, देखिए यही रीजन है कि वो इंपोर्ट भी करता है एक्सपोर्ट भी करता है, कि अमेरिका ऑयल सुपर पावर होते हुए भी ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, केवल इस रीजन से, जो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रीजन है। अब आते हैं दूसरी कहानी की तरफ, अमेरिकाज रिफाइनरी फ्रीज। इसमें क्या था कि अमेरिका ने आखिरी जो उसकी मेजर रिफाइनरी थी वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तौर पे बनी थी 1970s में, यानी 50 साल पहले। उसके बाद क्या हुआ कि जो आपका चाइल्ड प्रोडक्शन है वो एकदम से बढ़ गया, और आपका जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो इस समय 5 मिलियन बैरल्स पर डे, आपने इससे भी ज्यादा निकालना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि आपके पास 50 साल से एक भी रिफाइनरी थी नहीं। लेकिन इसलिए कह रहा हूं, अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया ऑयल का, विद वेरी लिमिटेड रिफाइनरी प्रॉब्लम के साथ। मतलब रिफाइनरी प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद वो एक्सपोर्टर बन गया। अब यहां पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है दोस्तों। अभी मार्च में, मतलब आपको कल की बात बता रहा हूं मैं, अमेरिका ने, आप वो बगल में जो ट्वीट है वो भी देख रहे होंगे, उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा रिफाइनरी अनाउंस हुआ जो पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है, ऑयल ट्रेड, उसको चेंज कर सकता है। और इसी कहानी में जो रिलायंस की 20 साल की जो डील है वो भी जुड़ी हुई है। देखिए रिलायंस की जो डील है, इसका अनाउंसमेंट आजकल पता नहीं ट्रंप ही क्यों अनाउंस करते हैं हर चीज को यार, बाकी कोई क्यों नहीं करता है। लेकिन रिलायंस की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो हमें पता नहीं है कि इस जो रिफाइनरी टेक्सास में लग रही है उसमें रिलायंस किस तरीके से जुड़ा हुआ है। केवल एज ए परचेजर जुड़ा हुआ है, और वो पूरी मशीनरी लगाएगा वहां पे, वो पूरा 300 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा, या उसका कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट करेगा। अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं है। जैसे ही क्लैरिटी होगी मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। लेकिन इतनी क्लैरिटी है कि अमेरिका का रिलायंस विल बी द मेन पार्टनर इन दिस बिग बिग रिफाइनरी। 20 साल तक आप ऑयल उसका लेंगे और अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, और यह बात पक्की है कि उसको रिलायंस ही रन करेगा, क्योंकि एक्सपर्टीज रिलायंस के पास है। वो कुछ कंपनीज हैं वर्ल्ड की जो दोनों तरीके के ऑयल को रिफाइन कर सकती हैं, हाई क्रूड भी और लाइट क्रूड भी। अच्छा, अब इन्होंने जो अनाउंस किया है टेक्सास मेगा रिफाइनरी, ये आपको पता है 10 मार्च का ट्वीट है उसमें अनाउंस किया, और ये टेक्सास में है, और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1,60,000 बैरल्स पर डे होगी। और ये रिफाइनरी बनाई गई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बनाएगा हाई ऑक्टेन गैसोलीन, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल और जेट फ्यूल। और इसको जो पूरा डिजाइन किया गया है वो डिजाइन किया गया है 100% यूएस शेल ऑयल के लिए, यानी लाइट क्रूड के लिए इसको डिजाइन किया हुआ है। और ये दुनिया की शायद पहली रिफाइनरी होगी जो केवल एक्सक्लूसिवली शेल ऑयल के लिए ही बनाई गई है। और इस रिफाइनरी को जो पावर मिलेगी वो मिलेगी हाइड्रोजन फायर टर्बाइन से। मतलब ना इसमें कोल की डिपेंडेंसी होगी, और CO2 का जो एमिशन होगा वो भी बहुत कम होगा। इसीलिए कहते हैं कि ये सबसे बड़ी वर्ल्ड की क्लीन रिफाइनरी होगी। इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग होगा वो Q2 में होगा, और पहला फेज इसका जो ऑपरेशन में जाएगा वो 2027 में जाएगा। और हर साल ये रिफाइनरी करीब 60 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल ये निकालेगी, डोमेस्टिकली रिफाइन करेगी, और फिर डोमेस्टिकली उसको ये आपका रीडायरेक्ट करेगी। ये ऑयल है जो पहले एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि उनके पास इसकी रिफाइनरी नहीं थी। अब उसकी रिफाइनरी इनके पास, यूएस के पास इन हाउस आ जाएगी। अब ये स्टोरी केवल, अब जैसे मैंने पहले बताया, केवल अमेरिका से नहीं जुड़ी हुई है, इसका सीधा कनेक्शन भारत से भी है। और यहां आते हैं हमारे मुकेश अंबानी भाई। इंडिया पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अमेरिकन मार्केट में घुसा जाए। अमेरिकन मार्केट में गवर्नमेंट तो नहीं घुस सकती, वो प्राइवेट प्लेयर्स को
ऐसी सब्सिडीज दे रही है जिससे कि उनका बाहर आपका इन्वेस्टमेंट हो, स्पेशली अमेरिका में। तो क्या होता है कि एक जो कंट्री अगर आपके ऊपर थोड़ा सा भी डिपेंड करने लगे, चाहे वो ऑयल ही क्यों ना हो, तो उसकी से कम हो जाती है। अभी इंडिया अमेरिका को क्या सप्लाई करता है? कपड़े सप्लाई करती है, वो तो बाकी कंट्री भी करती है। ज्वेलरी सप्लाई करती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी बाकी कंट्री करती है। मैन पावर सप्लाई करता है, सर्विसेज देता है, वो कोई और भी दे सकता है। तो इंडिया ऐसी चीजें एक्सपोर्ट करना चाहता है आज के दिन यूएस में, जिससे कि वाकई में डिपेंडेंसी हो कि अगर इंडिया ने मना कर दिया, जैसे चाइना ने मना कर दिया था रेयर अर्थ मिनरल के लिए, तो अमेरिका काम किया था। अमेरिका के पास सॉल्यूशन नहीं था। अगर ऐसी कुछ 10 चीजें चाइना ने अपने हाथ में नहीं रखी होती, तो अमेरिका कब का चाइना पे अटैक कर चुका होता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लेकिन नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि अमेरिका इज नाउ डिपेंडेंट ऑन चाइना, बट अमेरिका इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिया। क्योंकि मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इंडिया कोई ऐसी चीज सप्लाई नहीं करती अमेरिका को जो कि कोई दूसरी कंट्री ना कर सके। और अगर ऐसी रिफाइनरी हम वहां बनाते हैं, वहां पे प्रोडक्शन करते हैं, तो अमेरिका थोड़ा सा इंडिया पे डिपेंडेंट तो जरूर होगा। अच्छा, इसमें इसमें आप ये भी देखिए कि देखिए आजकल प्रॉब्लम और है। आपको पता है कि हार्मोस बंद हो गया, तो इंडिया की सप्लाई कैसे होगी? यूएस की सप्लाई कैसे होगी? मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट किस लेवल पे जाएगा? आज चलो खत्म हो जाता है, कल दोबारा शुरू हो जाएगा। तो इंडिया और यूएस दोनों की जो डिमांड है ऑयल की, एनर्जी की, वो तो परसिस्टिंग है। वो तो कम ज्यादा, वो तो ज्यादा होगी, कम नहीं हो रही इतनी जल्दी। तो उनको कोई सॉल्यूशन तो चाहिए जो कि 100% रिलायबल सॉल्यूशन हो। तो इसलिए इसलिए जो इंडिया की कंडीशन है, आप ये देखिए इंडिया में क्या होता है कि देखिए इंडिया में टोटल जो ऑयल डिमांड है, इंडिया 87.7% उसका इंपोर्ट करता है। और जो मतलब उसमें आप बैरल्स में लगाएंगे तो 4.6 बैरल्स पर डे ये इंपोर्ट करता है। और आईईए के प्रोजेक्शन के अनुसार ये जो 4.6 मिलियन बैरल्स पर डे है, ये 5.8 मिलियन बैरल्स पर डे हो जाएगा। जबकि इंडिया जो खुद बनाती है वो 7 लाख बैरल पर डे बनाती है केवल। तो भाई साहब 13% इंडिया में बनाती है और बाकी 87 बाहर से आता है। कहां से आता है जी? इराक से आता है, सऊदी से आता है, यूएई से आता है, रशिया से आता है और ऑफ कोर्स यूएसए से भी आता है। तो अगर मिडिल ईस्ट में कंटिन्यूअस ये डिस्ट्रप्शन रहा बीच बीच में, तो आप देखिए इराक है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इन तीनों से इंडिया की इकोनॉमी जरूर प्रेशर में आएगी। और यूएसए बहुत दूर है, लेकिन फिर भी आपको एक ऐसी पॉलिसी रखनी पड़ेगी कि दुनिया में कुछ भी हुआ है यार, यूएसए में कुछ नहीं होगा, यूएसए ऐसे ही चलता रहेगा। और रशिया आपके पास में है, तो रशिया। तो ये दो चीज इंडिया को देखनी है। अब यहां पे क्या है, रिलायंस की स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए रिलायंस जामनगर में, ये आपको पता, आपके लिए बता रहा हूं कि दुनिया की सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है एक जगह पे। वैसे अरमाको है, लेकिन एक जगह पे दुनिया की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है वो है। उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे। और ये 216 तरीके के डिफरेंट तरीके के क्रूड प्रोसेस कर सकता है। या सुन रहे हैं आप? 2016 तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ क्रूड ऑयल उनको वो प्रोसेस कर सकता है, जिसमें बेसिकली लाइट भी है और हैवी भी है। और इंडिया में बना हुआ जो रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्ट है, उसका भी 80% रिलायंस करता है। अच्छा, अब रिलायंस क्या कह रहा है? रिलायंस कह रहा है कि जो यूएस शेल है उसको रिफाइन किया हुआ, उस जो यूएस शेल जो निकल रहा है, ठीक है, जो वहां की रिफाइनरी में भी जा रहा है, अब वो दोनों तरीके का लेगा। एक तो यूएस शेल जो निकाल रहा है, उसने उसके लिए 20 साल की डील की कि वो हमको भी दे दीजिए, हम भी रिफाइन कर सकते हैं, प्लस हम आपकी रिफाइनरी बना भी रहे हैं, और अगर वहां से रिफाइंड प्रोडक्ट होता है तो वो भी हम आपसे ले लेंगे। मतलब रिफाइंड और नॉन रिफाइंड दोनों ऑयल लेगा वो यूएसए से। और इसमें क्या होगा कि जो पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, मैंने पहले ही बताया, उसका पूरा टेक्निकल नो हाउ रिलायंस करेगा। उसमें रिलायंस का कितना परसेंटेज रहता है? जो ट्रंप बोल रहे हैं कि $300 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिलायंस, वो 300 बिलियन कर रहा है या उसका पार्ट कर रहा है, ये अभी आपको पता चलेगा। और
जो टोटल उसने लॉक किया है 20 साल के लिए, वो 1.2 बिलियन बैरल्स किया है दोस्तों 20 साल के लिए। 1.2 बिलियन, मिलियन नहीं। तो उससे क्या होगा कि जो इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी सस्टेन होगी, वो भी आपको एक रेगुलर एक सप्लायर मिल गया रिलायंस फॉर्म में थ्रू यूएस, जो कि अगर मिडिल ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम भी हुई तो वो आपकी प्रॉब्लम को कम कर देगा, खत्म नहीं कर सकता, कम कर देगा। और इस पूरे काम में, पूरे में जो रिफाइंड आउटपुट, जो उसकी रिफाइंड आउटपुट वैल्यू है 20 साल में, तो वो करीब है $175 बिलियन। यानी ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ये है $300 बिलियन की एनर्जी डील, और ये किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा साइन किया गया सबसे बड़ा एनर्जी एग्रीमेंट है। इवन यूएस के ट्रंप ने भी यही बोला है कि उनके द्वारा भी साइन किया हुआ एनर्जी का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अब देखिए, बड़ी पिक्चर देखिए, इन सबके डॉट्स जोड़िए। मैं 1 मिनट का समय और लूंगा, अब डॉट देखिए। अमेरिका 13.6 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करता है, लेकिन लाइट क्रूड प्रोड्यूस नहीं करता। 50 साल से कोई नया रिफाइनरी नहीं बना। शेल जो एक्सपोर्ट है वो 5 मिलियन बैरल पर डे पहुंच गया। मिडिल ईस्ट का टेंशन है, ऑयल का प्राइस इस समय $100 पहुंच गया। भारत 87% इंपोर्ट करता है और रिलायंस दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। तो अब क्या हुआ, जो एक इंडिया यूएस इंडिया का जो एक एनर्जी एक्सिस हुआ, इसकी रिक्वायरमेंट इंडिया को भी थी, यूएस को भी थी, दोनों को थी। दोनों कंट्रीज का भला होगा इस पैक्ट से, इंडिया अपनी आपूर्ति कर पाएगा, और रशिया, और सॉरी अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मैं ये समझ में नहीं आता मुझे क्या है, अमेरिका तो पहले से ही ग्रेट था, वो अगेन क्या होगा। लेकिन उसमें वो बढ़ोतरी कर सकता है और अपनी इनकम में बढ़ोतरी कर सकता है, और वो जितना डेफिसिट में चल रहा है अमेरिका, उसमें भी कुछ बढ़ोतरी कर सकता है। तो ये ओवरऑल डील है, और जैसे ही रिलायंस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी, कोई कंफर्मेशन आएगा, मैं फिर आता हूं आपके पास कि इसकी और डिटेल्स क्या है। लेकिन ओवरऑल जो ये दिखाई देता है, दिस इज बेसिकली फैंटास्टिक फॉर इंडिया। क्यों? मैंने एक बॉटम लाइन बोला है कि इंडिया अपने इनरोड्स बना रहा है यूएस के अंदर, और कोई ऐसी चीज हासिल करना चाहता है कि जिसपे अमेरिका भी डिपेंडेंट हो। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल भारत की भाषा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नीचे अपने कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी क्या इस एग्रीमेंट के बाद और मजबूत हो गई है। एक बार सोचिएगा जरूर, और अपने दिमाग में 3 चीज रखिएगा। एक, ग्लोबल एनर्जी का क्या मैप है, मिडिल ईस्ट की क्या पोजीशन है, और क्या ऑयल अब मिडिल ईस्ट से थोड़ा शिफ्ट होगा, और इंडिया यूएस का जो ये कैरिडोर है, बेसिकली आप बोलिए, ये अल्टीमेटली किस तरफ जाएगा और ये कितना आगे तक जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद आपका, और देखते रहिए भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।